ये दोनों मैप्स एक ही जगह के हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? मैप्स किस टाइम पीरियड के हैं चेक करो। पहला मैप अलिट्रीसी ने 1154 सीई में बनाया था और दूसरा 1720s का है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। अब देखो पहले वाले मैप में तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? साउथ इंडिया ऊपर दिख रहा है और नॉर्थ इंडिया नीचे। श्रीलंका भी टॉप पर है और प्लेस नेम्स अरबिक में लिखे हुए हैं। बिल्कुल, ये मैप अल-इद्रीसी ने बनाया था जो एक अरब ज्योग्राफर था। उस समय के लोग दुनिया को अलग तरीके से देखते थे और तब कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग आज इतनी एडवांस नहीं। मैप्स बनाने के लिए न सैटेलाइट थे न एक्यूरेट मेजरिंग टूल्स। लोग सिर्फ ट्रैवलर्स की कहानियाँ, रिटन सोर्सेज और अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते थे। इसी वजह से अल-इद्रीसी के मैप में जगहों की पोजीशनिंग डिफरेंट थी। अब दूसरे मैप को देखो जो 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। ये ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है ना, स्पेशली कोस्टल एरिया, क्योंकि तब तक यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स नए नए सफ़र कर चुके थे। उन्होंने अपने वॉयजेस के दौरान नई जगहों को एक्सप्लोर किया, जिस वजह से मैप्स और प्रिसाइज होने लगे। 600 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई। न्यू टूल्स आए जो डिस्टेंसेस और लोकेशंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते थे। इस वजह से नए मैप्स पुराने मैप से ज़्यादा प्रिसाइज दिखने लगे। मतलब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई वैसे वैसे मैप्स और एक्यूरेट होते गए। एग्जैक्टली। दीदी, क्या एक ही शब्द का मतलब अलग अलग टाइम पीरियड्स में चेंज हो सकता है? रशीदा, लैंग्वेज और मीनिंग्स दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं। हिस्टोरियंस जब पुराने मैप या डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ उन्हें देखकर कंक्लूजन नहीं निकालते, वो ये भी समझते हैं कि वो किस समय और किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया था। हिस्टोरियंस को जब पुराने डॉक्यूमेंट्स, मैप्स या टेक्स्ट पढ़ने होते हैं तो उन्हें सिर्फ लिखे गए वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, उन्हें उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मिडिएवल पर्शियन जो 13th सेंचुरी में लिखी जाती थी, वो आज की मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग है। सिर्फ ग्रामर या वर्ड्स ही नहीं बल्कि उनका मतलब भी बदल गया है। इसलिए हिस्टोरियंस हर शब्द को उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ देखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, हिंदुस्तान। आज हम हिंदुस्तान को इंडिया या एक नेशन स्टेट के रूप में समझते हैं, राइट? लेकिन 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज जो एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे, उन्होंने हिंदुस्तान का यूज़ एक पॉलिटिकल टर्म के रूप में किया था। उस टाइम हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के एरिया थे। ये उन जगहों को रिप्रेजेंट करता था जो दिल्ली सल्तनत के अंडर थे। इनमें साउथ इंडिया कभी इंक्लूडेड ही नहीं था। फिर 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया, लेकिन उनके लिए इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था बल्कि ज्योग्राफी, कल्चर और लोगों की लाइफ से भी था। इससे पहले 14th सेंचुरी में आमिर खुसराओ ने भी हिंद शब्द का यूज़ किया था, जो एक कल्चरल और ज्योग्राफिकल इंटाइटी को डिस्क्राइब करता था। लेकिन उस टाइम भी इसका मतलब एक नेशन स्टेट नहीं था जैसे आज हम सोचते हैं। मतलब एक ही शब्द का यूज अलग अलग जमाने में अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई और एग्जाम्पल है दी? हाँ, एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फॉरेनर। आज हम फॉरेनर बोलें तो इसका मतलब होता है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन मिडिएवल पीरियड में इसका मतलब कुछ और ही था। उस टाइम फॉरेनर किसी भी अजनबी व्यक्ति को कहा जाता था जो किसी विलेज या सोसाइटी का पार्ट नहीं था। मान लो एक सिटी ड्वेलर किसी फॉरेस्ट ड्वेलर से मिला तो वो उसे फॉरेनर मान सकता था, लेकिन अगर एक विलेज के दो अलग अलग रिलीजन या कास्ट के लोग साथ रहते तो वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं समझते थे, क्योंकि दोनों एक ही समाज का हिस्सा थे। इसका एग्जाम्पल हिंदी और पर्शियन में भी दिखाई देता है। हिंदी में परदेसी और पर्शियन में अजनबी का यूज भी किसी अनजाने व्यक्ति या आउटसाइडर के लिए होता था। मतलब हिस्टोरियंस को वर्ड्स के मीनिंग्स भी केयरफुली समझने होते हैं ताकि उन्हें पास्ट का सही आइडिया मिले। यस, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स या इवेंट्स याद रखने का सब्जेक्ट नहीं है। ये समझना भी ज़रूरी है कि लोग किस तरह सोचते थे, लैंग्वेज कैसे बदल रही थी और एक ही शब्द का मीनिंग अलग अलग समय में कैसे चेंज होता गया। इसलिए हिस्टोरियंस हर डॉक्यूमेंट्स को उस ज़माने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ताकि उनका सही मतलब समझ सके।
ओह अच्छा दी, क्या सिर्फ किताबें पढ़कर हिस्ट्री लिखी जा सकती है? नहीं रशीदा, हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेस का यूज करते हैं जो टाइम पीरियड और उनकी स्टडी के नेचर पर डिपेंड करता है। अब जैसे गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के रूलर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेनली कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड से आई है। लेकिन 700 सीई से 1750 सीई तक टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की नंबर और वैरायटी बहुत बढ़ गई। जैसे जैसे पेपर सस्ता और इजीली अवेलेबल होने लगा, लोगों ने इसे और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हिस्टोरियंस के पास रूलर्स के क्रॉनिकल्स, सेंट्स की टीचिंग्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स और टैक्स रजिस्टर्स जैसे बहुत सारे रिटन सोर्सेज होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, पुराने ज़माने में पेपर इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। ऐसे समझो कि 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर एक किताब कॉपी करना चाहता था पर उसके पास पेपर नहीं था। उसने एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट का लिखा मिटा दिया, पेपर सुखाया और दोबारा लिखने के लिए यूज किया। फिर 14th सेंचुरी में पेपर थोड़ा सस्ता हो गया था। कई बार मार्केट में अगर तुम कुछ खरीदो तो शॉपकीपर पेपर में रैप करके दे देता था। इससे पता चलता है कि पेपर का यूज और अवेलेबिलिटी टाइम के साथ चेंज होती गई। जब पेपर महंगे थे उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल होता था, लेकिन जब सस्ता हो गया तो रिटन रिकॉर्ड ज़्यादा बनने लगे। देन उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए हर किताब या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए स्क्राइब्स मैनुअली कॉपी करते थे। लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार लिखी जाए तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होने लगती हैं। जैसे कभी तुमने किसी फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया है? अगर हैंडराइटिंग क्लियर नहीं हो तो तुम गेस कर लेती हो। हाँ, और कभी कभी गलत भी लिख देती हूँ। तो सेम प्रॉब्लम स्क्राइब्स के साथ भी होती थी। वो एक वर्ड इधर उधर कर देते, एक सेंटेंस मिस हो जाता या कुछ नया ऐड हो जाता। धीरे धीरे ये स्मॉल डिफरेंसेस बढ़ते गए और एक ही किताब के अलग अलग वर्जन्स बन गई। हिस्टोरियंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स तो मिलती ही नहीं। जो कॉपीज अवेलेबल हैं उनको कंपेयर करके ये समझना पड़ता है कि एक्चुअल ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा। कई बार ऑथर्स भी अपनी क्रॉनिकल्स रिवाइज करते थे। जैसे 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी ने 1356 सीई में एक क्रॉनिकल लिखा। 2 साल बाद उसने एक नया वर्जन लिखा जो पहले वाले से डिफरेंट था। पर हिस्टोरियंस को ये फर्स्ट वर्जन 1960s तक पता ही नहीं था। वो तो एक बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शन में कहीं छुपा ही रहा। मतलब हिस्टोरियंस को सिर्फ किताबें नहीं, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स भी केयरफुली सर्च करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, हिस्टोरियंस को ये भी देखना पड़ता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखे गए थे, उनमें कितनी एक्यूरेसी है और कौन से सोर्सेज रिलायबल हैं। इसी वजह से हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज का एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पास्ट का एक क्लियर और एक्यूरेट आइडिया मिल सके। अच्छा रशीदा, पता है कि 700 से 1750 सीई तक का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 1000 साल का पीरियड हिस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, नए टेक्नोलॉजीज, नए लोग, नए पॉलिटिकल ग्रुप्स और नए फूड आइटम्स आए जो सोसाइटी को बदल रहे थे। तुम खुद सोच कर देखो, न्यू टेक्नोलॉजी, पर्शियन व्हील आया जो इरिगेशन में मदद करता था। स्पिनिंग व्हील ने वीविंग, कपड़े बुनने को और एफिशिएंट बनाया। और फायर आर्म्स, बंदूक आने से युद्ध करने का तरीका ही बदल गया। फिर नए फूड आइटम्स, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी इस टाइम पीरियड में इंडिया में आए। आज ये सब हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ये सब नई चीज़ें ऐसे ही नहीं आई, ये नए लोगों के साथ आई जो नए विचार, नए ट्रेडिशंस और नए कल्चर्स भी लेकर आए। इस पीरियड का एक और ख़ास फीचर था मोबिलिटी। लोग नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने दूर दूर तक सफ़र करते थे। क्योंकि भारत बहुत वेल्दी नेशन था, लोग यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आए। इस पीरियड में एक पावरफुल ग्रुप उभर कर आया, राजपूत। राजपूत शब्द राजपुत्र से आया है जिसका मतलब है रूलर का बेटा। 8th से 14th सेंचुरी तक ये वॉरियर ग्रुप के रूप में डेवलप हुआ जो किंग की आर्मीज में लड़ता था। राजपूत सिर्फ रूलर्स ही नहीं थे बल्कि चीफ्टेंस, सोल्जर्स और कमांडर्स भी।
राजपूत कहलाए जाने लगे। राजपूत पोएट्स और बार्ड्स उनकी बहादुरी और वफादारी की कहानियां लिखते और सुनाते थे। लेकिन सिर्फ राजपूत ही नहीं, और भी कई नए पॉलिटिकल ग्रुप्स इस पीरियड में उभरे, जैसे मराठा, सिख्स, जट्स, अहम्स, कायस। ये लोग लिखने का काम करते थे, यानी स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज थे। ये सब नए लोग अपनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ से पॉलिटिकल पावर में आए और अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। ऑल्सो इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर भी बढ़ने लगा, फॉरेस्ट क्लियर होने लगे और नई जमीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होने लगी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स या तो नए एरियाज में चले गए या फार्मर्स बन गए। पीजेंट्स नए मार्केट, चीफ्टेंस और टेम्पल से जुड़ने लगे। टैक्स सिस्टम और ट्रेडिंग भी डेवलप होने लगी। लेकिन पीजेंट सोसाइटी भी एक जैसी नहीं रही। पीजेंट्स के बीच भी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने लगे। कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी, कुछ लोग कैटल फार्मिंग भी करते थे, कुछ लोग आर्टिजनल वर्क और फार्मिंग दोनों करने लगे। जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी तो लोग जाति, सब कास्ट में डिवाइड होने लगे। जाति का रैंक फिक्स नहीं था। अगर किसी जाति के लोग पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल हो जाते तो उनका स्टेटस इंप्रूव हो सकता था। एक ही जाति का स्टेटस अलग अलग रीजन में डिफरेंट हो सकता है। जाति के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, जो जाति पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स मेंटेन करती थी। जाति सिस्टम सिर्फ विलेज लेवल तक लिमिटेड नहीं था। कई विलेजेस मिलकर एक चीफ्टेंस के अंडर आते थे और मिलकर एक छोटी स्टेट का पार्ट बनते थे। क्या हुआ रशीदा, इतना कंफ्यूज क्यों लग रही हो? दीदी, ये अलग अलग समय पर बड़े एम्पायर्स बने और उन्होंने डिफरेंट रीजन्स को कंट्रोल किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एम्पायर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता था। कोई राजा पूरे देश को एक साथ कैसे कंट्रोल कर सकता था? रशीदा देखो, जब हम बात करते हैं चोलास, तुगलक्स या मुगल्स के बारे में, तो ये सब बड़े स्टेट्स थे जो बहुत सारे रीजन्स को अपने अंदर इंक्लूड करते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत के रूलर गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 की प्रशस्ति यानी कि तारीफ भरी लिखावट में लिखा गया था कि उसका एम्पायर बंगाल गौड़ा से अफगानिस्तान गजनी तक और दक्षिण भारत द्रविड़ा तक फैला हुआ था। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये क्लेम्स एग्जैजरेट किए गए थे, क्योंकि रूलर्स को अपने एम्पायर को बड़ा दिखाना जरूरी था। उन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। बलबन के रूल के दौरान बंगाल, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग उसकी आर्मी से लड़ रहे थे या भाग रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये जगह एम्पायर के अंदर लिखी गई थी, लेकिन शायद वहाँ के लोग उसका रूल नहीं मानते थे। मतलब उसका रूल पूरे भारत पे था? नहीं, रूलर्स अपनी पावर दिखाने के लिए अपने एम्पायर का साइज बड़ा दिखाते थे, लेकिन असल में हर एक रीजन उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता था। दीदी, क्या तब हर रीजन की अपनी एक लैंग्वेज थी? 1318 में एक फेमस पोएट आमिर खुसराव ने लिखा था कि भारत के हर रीजन की अपनी एक अलग भाषा थी। उसके लिखे गए वर्ड्स के हिसाब से भारत की रीजनल लैंग्वेजेस थी सिंधी, सिंध रीजन के लिए, लाहौरी पंजाब और आसपास के लिए, कश्मीरी कश्मीर के लिए, द्वरसामुद्री सदर्न कर्नाटका के लिए, तेलंगानी आंध्र प्रदेश के लिए, गुजरी गुजरात के लिए, मावरी तमिलनाडु के लिए, गौरी बंगाल के लिए, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदवी दिल्ली और उसके आसपास के रीजन के लिए। लेकिन आम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस ही बोलते थे। जैसे लाहौरी आज पंजाबी कहलाती है, हिंदवी आज हिंदी बन चुकी है, गौरी ने इवॉल्व होके बंगला बना दिया। सो इससे समझ आता है कि लैंग्वेजेस टाइम के साथ बदलती रही हैं। मतलब इन सब रीजन्स की अपनी अपनी अलग भाषाएं थी। लेकिन फिर संस्कृत का क्या रोल था? संस्कृत एक एंशिएंट लैंग्वेज थी जो ब्राह्मण्स और एजुकेटेड लोगों के बीच चलती थी। ये किसी एक रीजन की भाषा नहीं थी, बल्कि एक स्कॉलरली लैंग्वेज थी जो पुराने बुक्स और रिलीजन टेक्स्ट में लिखी जाती थी। ये मैप देख रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी जगह किस वजह से इम्पोर्टेंट हैं। ये सिर्फ एम्पायर के कंट्रोल में थी या इनका कोई और इम्पोर्टेंस भी था? अब ये जगहें सिर्फ एम्पायर के पार्ट होने की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी था। ऐसे समझो कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ये वो जगह थी जहाँ की एम्पायर का कंट्रोल और गवर्नेंस मैनेज होता था, जैसे दिल्ली, लाहौर, देवगिरी, कन्नौज। फिर ट्रेड और इकोनॉमिक सेंटर, इसमें थे गुजरात, मुल्तान, लखनौती, मलबा। फिर
रीजनल और कल्चरल सेंटर्स इसमें आते थे जजनागर उड़ीसा, समान एंड सरस्वती, माबर तमिलनाडु, बिहार। फिर मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में कलनौर, हांसी, तेलंगाना और द्वारसामुद्रा। मतलब हर जगह का अपना एक अलग रोल था और हर एम्पायर इन्हें कंट्रोल करना चाहता था। बिल्कुल, एम्पायर के लिए ये सिर्फ जगह नहीं थी बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस के सेंटर्स थे। दीदी, ये एम्पायर्स इतने पावरफुल होने के बाद भी क्यों कोलैप्स हो गए? और अगर ये कोलैप्स हो गए तो नए स्टेट्स कैसे बने? देखो, सभी एम्पायर्स एक जैसे नहीं थे। कुछ एम्पायर शॉर्ट टर्म के थे जैसे खलजी और तुगलक एम्पायर, कुछ एम्पायर स्टेबल थे जैसे मुगल एम्पायर, कुछ एम्पायर रीजनल हो रहे थे जैसे चोला और विजयनगर एम्पायर। जब मुगल एम्पायर वीक हुआ तब 18th सेंचुरी में नए रीजनल स्टेट्स इमर्ज होने लगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 700 to 1750 AD तक भारत के अलग अलग रीजन्स कभी कम्प्लीटली अलग नहीं रहे, क्योंकि बड़े एम्पायर्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इफेक्ट्स नए किंगडम्स पर भी दिखे। दीदी, ये ओल्ड एंड न्यू रिलीजन का क्या मतलब है? क्या रिलीजन भी टाइम के साथ चेंज होता है? हाँ रशीदा, रिलीजन सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं होता बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी से भी कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, रिलीजन बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस भी इवॉल्व होती हैं। इस पीरियड में हिंदुइज्म में इम्पोर्टेंट चेंजेस आए। पहले कुछ डिटीज को वर्शिप किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे नए डिटीज भी इंक्लूड होने लगे। रॉयल्टी ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने शुरू कर दिए, जिससे रिलीजन और पॉलिटिक्स क्लोजली कनेक्टेड हो गए। ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ता गया क्योंकि उनके पास संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज थी। ये नॉलेज उन्हें पावर और रिस्पेक्ट दिलाती थी। न्यू रूलर जो प्रेस्टीज चाहते थे, ब्राह्मण्स को पैट्रोनाइज करते थे और उनकी डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था भक्ति मूवमेंट। भक्ति का मतलब है प्योर डिवोशन। इस मूवमेंट में लोग बिना किसी प्रीस्ट या इलैबोरेट रिचुअल के डायरेक्टली अपने भगवान की भक्ति कर सकते थे। देन हुआ इस्लाम का अराइवल। इस्लाम 7th सेंचुरी में आया, जब मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स अपने साथ कुरान की टीचिंग्स लेकर आए। मुस्लिम कुरान को होली बुक मानते हैं और एक गॉड अल्लाह की वर्शिप करते हैं। दीदी, इस्लाम में डिफरेंट ग्रुप्स क्यों बने? इस्लाम में लीडरशिप के इश्यूज पर डिवीजन हुआ और दो मेजर ग्रुप्स बने, शिया और सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को लीडर होना चाहिए क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन है। फिर सुन्नी मुस्लिम्स मानते हैं कि अर्ली खलीफास लीडर्स इस्लाम को लीड करने के लिए बेस्ट चॉइस थे और कम्युनिटी के कॉन्सेंसस से लीडर सेलेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा भी इस्लाम में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डेवलप हुई। हनाफी और शफी स्कूल ऑफ लॉ जो मेनली इंडिया में फॉलो किए गए। दीदी, इसका मतलब हर जमाने में रिलीजन बिलीफ चेंज होते गए? बिल्कुल, रिलीजन डायनामिक होता है और सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है। जैसे नए रूलर्स आए, नए सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए, वैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी बदली। दीदी, हिस्टोरियंस टाइम को सिर्फ एक कैलेंडर की तरह क्यों नहीं देखते? नहीं रशीदा, हिस्टोरियन के लिए टाइम सिर्फ आवर्स, डेज या ईयर्स का काउंट नहीं होता। टाइम एक रिफ्लेक्शन होता है सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस का और साथ ही आइडियाज और बिलीव्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है। इसी वजह से हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस पास्ट को लार्ज सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जिससे उनको कॉमन पैटर्न समझने में मिलते हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। लेकिन ये डिवीजन सिर्फ रूलर्स के रिलीजन पर बेस था, जो एक नैरो पर्सपेक्टिव था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया और ये मान लिया कि रिलीजन ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैक्टर है। आज के हिस्टोरियंस ऐसा नहीं सोचते। अब हम हिस्ट्री को इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जिससे हमें एक ज्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट पिक्चर मिलती है। रशीदा, जो हिस्ट्री तुमने पिछले साल पढ़ी थी उसमें अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, टाउन ड्वेलर्स और अर्ली किंगडम्स। इस साल जो हिस्ट्री तुम पढ़ोगी उसे मिडिएवल पीरियड कहा जाता है। मिडिएवल पीरियड में क्या चेंजेस है? पीजेंट सोसाइटी का स्प्रेड, लोग विलेजेस में सेटल होने लगे और एग्रीकल्चर और फार्मिंग ज्यादा डेवलप हुई। रीजनल और इंपीरियल स्टेट्स बने, बड़े बड़े राज और एम्पायर्स बने जिसमें अलग अलग रूलर्स आए। हिंदुइज्म और इस्लाम का डेवलपमेंट, ये दोनों मेजर रीजन्स बनी और इनकी प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, इंडिया के ट्रेड ग्लोबली कनेक्ट होने लगे।
हिस्ट्री सिर्फ एक स्टैटिक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इवॉल्व होती रहती है। अच्छा, अक्सर लोग मिडिवल और मॉडर्न पीरियड का कंट्रास्ट करते हैं। मॉडर्निटी का मतलब होता है प्रोग्रेस और एडवांसमेंट, और इस वजह से मिडिवल पीरियड को कभी कभी एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। पर दीदी, क्या मिडिवल पीरियड में भी चेंजेस और डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। 16th और 18th सेंचुरी का टाइम 8th या 11th सेंचुरी से काफी डिफरेंट था। इस पीरियड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, ट्रेड और कॉमर्स ग्रो किया और नए आइडियाज डेवलप हुए। इसलिए ये कहना कि मिडिवल पीरियड में कुछ भी नहीं बदला, ये गलत होगा। हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमेशा ये देखना जरूरी है कि क्या चीजें चेंज हुई और क्या सेम रही। अगर तुम इस बुक को ध्यान से पढ़ोगी तो तुम्हें कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस दिखाई देंगे जो टाइम के साथ डेवलप हुए हैं। तो इसका मतलब मुझे हिस्ट्री सिर्फ याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या बदला और क्या सेम रहा। बिल्कुल रशीदा, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स या डेट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक जर्नी है जो बताती है कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।